हे गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 की स्टूडेंट होती है, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। अगर आप 2021 में नीट को क्रैक करना चाहते हो तो 4 नवंबर से आपके लिए एक स्पेशल क्लास चलाई जा रही है हर दिन 5 बजे शाम को, जिसमें आपको बायो के उन टॉपिक्स को कवर किए जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के नीट 2021 में आएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये बिल्कुल फ्री है। तो आपको प्रणव पढ़ाएंगे, जिन्होंने एम्स 2017 में 99.98 परसेंटाइल बायोलॉजी में लेकर आए थे। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आप बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट को भी क्रैक करना चाहते हो तो आप रोज शाम 5 बजे अपनी तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर इसकी तैयारी कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लाइव तो चलेगा ही, लेकिन लाइव अगर आप किसी वजह से मिस कर देते हो तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी वहां से देख सकते हो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइंस्टीन के समीकरण के द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। और साथ ही साथ आप एक पॉइंट अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, अगर आज का वीडियो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखते हैं तो आपका ये चैप्टर काफ़ी बेहद आसान होने वाला। बहुत कुछ आपका जो है इस चैप्टर में आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज के इस वीडियो से बहुत कुछ चीज़ें जो आपने पीछे पढ़ चुके हैं, जो पिछले हमारे लेक्चर्स थे, वो भी जो है आज के इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और कहीं पर भी एक सेकेंड के लिए स्किप मत कीजिएगा। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश के तरंग प्रकृति के बारे में, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का तरंग सिद्धांत, और उसके बाद फिर प्रकाश वैद्युत का कणीय प्रकृति यानी कि फोटॉनों के बारे में साथ ही साथ जो है। तो चलिए डिस्कस किया जाए। तो देखिए, अगर हम कल के लेक्चर की बात करें स्टूडेंट, तो कल हमने जो है ये फार्मूला डिराइव किया था या नहीं किया था। ये फार्मूला हमने क्या किया था, डिराइव किया हुआ था। और ये निकल के आया था 12mv स्क्वायर इजकल टू h न्यू माइनस न्यू 0, जहां पे ये न्यू क्या है, प्रकाश के आपतित प्रकाश की जो है आवृत्ति है, और न्यू 0 जो है वो देहली आवृत्ति है। देहली आवृत्ति का मतलब है, आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि देहली आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति की प्रकाश हम धातु की सतह पर डालते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं और पढ़ भी चुके हैं। तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहला नियम यह है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 12mv²। ये जो है हमारी क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। और यहाँ पे इक्वेशन में साफ साफ दिख रहा है कि ये जो गतिज ऊर्जा है किस पर डिपेंड है। यस, तो हमारा प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है, h जो है कांस्टेंट है, और न्यू यानी कि यही एक वेरिएबल है, किस पर डिपेंड कर रहा है, न्यू यानी कि आवृत्ति पर। पहला पॉइंट है ये, ध्यान से नोट कीजिएगा, समझिएगा इसको, कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो किसके, आवृत्ति के प्रोपोर्शनल है। ये कौन कह रहा है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कह रहा है कि अगर हम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका मान बढ़ाएं, आवृत्ति को अगर हम बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़नी चाहिए। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, संतृप्त धारा के मान में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन इसी के जस्ट पहले, ठीक है, यानी कि कल नहीं परसों के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो आपकी संतृप्त धारा है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। लेकिन यहां पे क्या दिख रहा है कि जो हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो संतृप्त धारा है वह आवृत्ति पर निर्भर कर रही है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा हमको देखने को मिल रहा आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में, ठीक है। तो चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हम यहां पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की तीव्रता बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या बढ़ाते हैं, तीव्रता बढ़ाने पर इसकी गतिज ऊर्जा 12mv² मैक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि तीव्रता आई वर्ड कहीं इस फार्मूले में आया ही नहीं है। तो तीव्रता हम चाहे जितनी बढ़ा लें, प्रकाश की तीव्रता क्या करें, हम चाहे जितनी भी बढ़ा लें, हमें गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, यानी कि संतृप्त धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन
प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में हम पढ़ चुके हैं कि अगर प्रकाश वैद्युत आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो संतृप्त धारा का मान क्या होगा, उसी रेशियो में बढ़ जाता है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट ये देखने को मिला यहाँ पे। तीसरा पॉइंट देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में हम लोग पढ़े कि ये ऐसा करने पर ऐसा होता है, और वही काम आइंस्टीन का जो समीकरण है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, उसी को जस्ट क्या कर दे रहा, उल्टा कर दे रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन द्वारा संपूर्ण फोटॉन का जो है अवशोषण होता है। हाँ, इसमें यह कह रहा है, देखिए इससे एक चीज आपको और पता चल रहा है कि जब भी हम धातु के पृष्ठ पर क्या करते हैं, प्रकाश किरण जो है आपतित कराते हैं, तो जो भी ये धातु जिस भी पृष्ठ पर ये पड़ता है, वो जो है एनर्जी केवल एक इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलता, बल्कि इसके पूरे पृष्ठ में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सबको वो एनर्जी मिलती है। तो सबको वो एनर्जी यानी कि पूरे सरफेस को वो एनर्जी मिलती है, और पूरे सरफेस को ये एनर्जी मिलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना कहती है कि ज्यों ही प्रकाश आपतित कराई जाती है, तुरंत त्यों ही क्या होती है, प्रकाश किरणों का इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक अलग चीज देखने को मिल रही है कि जैसे ही प्रकाश किरण यहां से आपतित होती है, क्या होती है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। लेकिन थ्योरी क्या कहती है कि जो एनर्जी मिल रही है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को ना मिलकर उस एरिया में जितने हैं सबको मिलती है, और उस एरिया में सबको मिलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, अगला टॉपिक है, हेडिंग डाल लो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का तरंग सिद्धांत। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये अगर आपने नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि इसमें कुछ नोट करने लायक नहीं है। नोट्स जो है आप शुभम क्लासेस के ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप देखकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना क्या कहती है और प्रकाश तरंग की सिद्धांत क्या कहती है। ठीक है, दोनों में काफी ज्यादा कुछ कंट्राडिक्शन है। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो कुछ कहता है, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव वो कुछ कहता है। अभी इसी के जस्ट बारे में, थोड़ा बहुत इसी के बारे में ही डिस्कशन यहाँ पे हुआ था। आइंस्टीन के समीकरण के द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में जो है इसी से रिलेटेड यहाँ पे भी डिस्कशन हुआ था, और उसी डिस्कशन को फिर से जो देखिए हम समझ लीजिए, एक तरीके से ये समझ लीजिए आपका रिपीट भी किया जा रहा है। तो वहाँ पे अगर किसी ने भी वीडियो को मिस किया हो या अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहली बात क्या है, प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो ये कहता है कि अगर हम किसी भी प्रकाश की, चाहे कोई भी प्रकाश आपतित हो रहा, अगर हम उसकी तीव्रता बढ़ाते हैं तो उसका आयाम क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रकाश अगर तरंग के रूप में चल रहा है, अगर हम उसकी तीव्रता बढ़ाते हैं तो उसका आयाम तुरंत बढ़ जाएगा। ठीक है, आयाम उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा तीव्रता बढ़ाने पर। और जब आयाम बढ़ जाएगा तो उस तरंग की संचित ऊर्जा बढ़ जाएगी। तरंग की क्या हो जाएगी, संचित ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, और अधिक तीव्रता का जब अधिक तीव्रता का प्रकाश हम किसी धातु के पृष्ठ पर क्या करते हैं, आपतित करते हैं, और यहां पे हम देख रहे हैं कि ये तीव्रता बढ़ाने पर इसकी संचित ऊर्जा बढ़ गई है। और जब संचित ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ये प्रकाश जब किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होगा तो उस पृष्ठ के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। भाई इसकी ऊर्जा जब बढ़ी है तो यहाँ पे आपतित हो रहा है तो इसकी भी ऊर्जा बढ़ जाएगी ना। तो जब इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी धातु के पृष्ठ के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो यहां से अधिक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना चाहिए। ठीक है, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, जो कि तथ्य के बिल्कुल विपरीत है। कैसे विपरीत है, ऊपर समीकरण हमने इसीलिए नहीं मिटाया। इस समीकरण में साफ साफ लिखा कि तीव्रता कहीं आ ही नहीं रहा है कि तीव्रता पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का तीव्रता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यह बात समझ में आई कि प्रकाश की तरंग सिद्धांत क्या कही कि अगर हमने प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से इसका आयाम बढ़ जाएगा, और आयाम के बढ़ने से इसकी संचित ऊर्जा बढ़ जाएगी।
और जब इस प्रकाश की संचित ऊर्जा बढ़ जाएगी तो जब ये प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ेगा तो जब इसकी ऊर्जा ज़्यादा है तो इसकी भी ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो यानी ज़्यादा एनर्जी मिलने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन ये क्या है, तथ्य के बिल्कुल विपरीत है, जो कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना क्या कहती है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन आवृत्ति पर निर्भर नहीं करते हैं। दूसरी पॉइंट ये कहती है कि प्रकाश तरंग के सिद्धांत के अनुसार यदि हम उसकी तीव्रता क्या करें, बढ़ा दें, उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा कर दें, उसकी तीव्रता इतना ज्यादा बढ़ा दें कि इसके धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। ठीक है, अगर इस प्रकाश की, सेकंड पॉइंट है, ध्यान समझिएगा, ये जो आपतित प्रकाश है इसकी ऊर्जा हम क्या करें, इतनी ज्यादा बढ़ा दें। देखिए, क्योंकि ऐसे सारे डिस्कशन जो है जल्दी कोई करता नहीं, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है किसी के खुद ही नहीं क्लियर होते हैं, तो वो आपको क्या बताएगा, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं पे ये बताया नहीं जाता। आपतित प्रकाश की तीव्रता हम क्या करें, तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी आई, इतना ज्यादा बढ़ा दें कि यहां पर उपस्थित जो भी इलेक्ट्रॉन है इनको उत्सर्जित होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, यानी कि W, कहने का मतलब कार्यफलन। ठीक है, कार्यफलन के बराबर अगर एनर्जी मिल जा रही है तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए, तीव्रता चाहे जो भी हो। तीव्रता आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी चाहे जो हो, फ्रीक्वेंसी चाहे जो हो, और तीव्रता हम इतना बढ़ा दें कि इसकी जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, यानी कह सकते हैं कार्यफलन है, उसके बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई, क्योंकि W एनर्जी अगर हमको इस पृष्ठ को मिल जा रही है तो W एनर्जी मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए। लेकिन यह भी कह रहा है कि आवृत्ति चाहे जो भी हो, आवृत्ति चाहे जो भी हो, लेकिन एक अगर आवृत्ति का प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना यह कहती है कि अगर हम क्या करें, आवृत्ति का मान उसकी देहली आवृत्ति यानी कि न्यू 0 से कम कर दें। ठीक है, न्यू का मान, न्यू इजकल टू, इसकी जो वैल्यू है न्यू इज लेस देन कर दें न्यू 0 से, तो यहां पे क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा ऋणात्मक आ जाएगी। और जब गतिज ऊर्जा ऋणात्मक आ जाएगी तो पृष्ठ से कोई भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, पृष्ठ से किसी भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, प्रकाश तरंग सिद्धांत ने क्या कहा कि तीव्रता बढ़ा दो, इतना ज्यादा बढ़ा दो कि उत्सर्जन के लिए जो उसे ऊर्जा चाहिए वो उसको मिल सके। लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या कह रही है, आप ऊर्जा कितनी भी दे दो, अगर उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति यानी कि न्यू 0 से अधिक नहीं है या उसके बराबर नहीं है तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होने वाला है। ठीक है, ये हो गई दूसरी पॉइंट। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इसके पहले भी मैंने डिस्कस किया था, कि जो भी प्रकाश किसी भी धातु के सरफेस पर आपतित होती है तो वो प्रकाश की जितनी भी ऊर्जा होती है वो पूरी ऊर्जा उस धातु में उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को ना मिलकर सारे इलेक्ट्रॉन को मिलती है। तो जब ये एनर्जी सभी इलेक्ट्रॉन को, हर एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में क्या होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में क्या होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। ये कौन कह रहा, ये प्रकाश का तरंग सिद्धांत कह रही है। ठीक है, ये प्रकाश का तरंग सिद्धांत कह रही है कि जब हम किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालते हैं या आपतित प्रकाश पड़ती है तो उस आपतित प्रकाश की कुल ऊर्जा धातु के पृष्ठ के किसी एक इलेक्ट्रॉन को ना मिलकर वहां पर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन को मिलती है। और इस प्रक्रिया में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और टाइम लगने के कारण यानी समय लगने के कारण इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में भी क्या होगा, समय लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में भी समय लगेगा। लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना कहती है कि जैसे ही प्रकाश पड़ा तुरंत जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन स्टार्ट हो गया। दोनों में क्या है, कंट्रावर्सी। ठीक है, तो यही कंट्रावर्सी हमें क्या करनी है, यहां पे दिखानी है। ठीक है, जो भी हम प्रकाश तरंग का सिद्धांत कहेगा उसका जस्ट उल्टा जो है ये बोलता है। ठीक है, तो चलिए
अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, प्रकाश की कणीय प्रकृति यानी कि फोटान के बारे में जानते हैं। ठीक है, फोटान होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रकाश की कणीय प्रकृति यानी कि फोटान। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि आज के इस लेक्चर के साथ आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमको लगता है कि इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है और थ्योरी से जो है आप लोग थोड़ा सा ऊब रहे हैं। ठीक है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि आज के इसी लेक्चर के साथ जो है ये कंप्लीट हो जाए। इसी प्रकाश की कणीय प्रकृति यानी फोटान के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुण हैं, इसी के बाद जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं प्रकाश की कणीय प्रकृति। यानी प्रकाश जो है हमारा एक पार्टिकल की तरीके से यानी कण की तरीके से जो है बिहेव करता है, ऐसा माना गया है। तो प्लांक के अनुसार, प्लांक जो है क्या, एक हमारा कांस्टेंट है जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ये हमारा प्लांक कांस्टेंट है। तो प्लांक के अनुसार किसी भी पदार्थ से जब या कोई भी प्रकाश स्रोत हो वहां से जब ऊर्जा निकलती है या प्रकाश किरणें जब निकलती हैं तो वो जो है उनका जो निकलना है वो कॉन्टिन्यूअस ना होकर ऊर्जा के एक छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलती हैं। ठीक है, तो प्लांक के अनुसार किसी पदार्थ अथवा पृष्ठ द्वारा जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है अथवा अवशोषण होता है वो सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं अथवा क्वांटा कहते हैं। उस छोटे ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट को फोटान अथवा क्वांटा कहते हैं। और उस हर एक छोटे छोटे पैकेट जिसको हम लोग क्वांटा कहते हैं उसकी जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है, उसकी ऊर्जा जो है वो एच न्यू होती है। ये हर एक क्वांटा, ठीक है, क्वांटा या फोटान इसी को कहते हैं। और इसकी एनर्जी जो है कितनी होती है, एच न्यू होती है, हर एक क्वांटा और हर एक फोटान की। तो जब भी किसी धातु के पृष्ठ या धातु से या पृष्ठ से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो वो क्या होता है, सतत ना होकर बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। और ये जो है क्वांटा या फोटान ये हमारे पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। यानी किसी पदार्थ से अगर ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा तो उससे कितना होगा, एच न्यू होगा, या तो 2h न्यू होगा या तो 3h न्यू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यानी क्वांटा के रूप में ये चलते हैं। ये नहीं कि हाफ, 1.5, 2.5 ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस जो प्लांक कांस्टेंट है इसका जो मात्रक होता है h, ठीक है, h की जो यूनिट होती है वो होती है जूल बटे सेकेंड। ठीक है, जूल बटे सेकेंड ये हमारे क्या होती है, प्लांक कांस्टेंट यानी कि h की वैल्यू होती है। और जो दूसरी सबसे बात है, क्वांटा के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश फोटानों के समूह के रूप में चलता है। ठीक है, क्वांटा के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है फोटानों के रूप में चलता है, यानी फोटानों के समूह में चलता है। और फोटानों की उपस्थिति में प्रकाश जो है कण की तरीके से बिहेव करता है। फोटानों की उपस्थिति में प्रकाश जो है वो कण की तरीके से यानी कण की प्रकृति को शो करता है, यानी कि दिखाता है। तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि प्रकाश में कण की प्रकृति भी पाई जाती है। तो चलिए अब लास्ट टॉपिक है उसको भी देख लिया जाए, फोटान के अभिलक्षण यानी फोटान के कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, क्या है फोटान, ठीक है, उसके बारे में भी समझ लिया जाए और इसी के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट किया जाए। तो चलिए हेडिंग लगाइए, फोटानों के अभिलक्षण। चलिए बात करते हैं फोटानों के कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षण यानी कि सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटान, जिसमें से सबसे पहला तो ये है कि जो हमारे फोटान है ये जब भी चाहे जब किसी भी स्रोत से निकलते हैं तो विकिरण के रूप में निकलते हैं। और हर एक फोटान की, ठीक है, हर एक फोटान की जो एनर्जी स्पीड होती है वो प्रकाश के वेग के बराबर होती है। यानी इनकी स्पीड जो है, फोटान की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये पहली प्रॉपर्टी है फोटान की। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि समान तरंगदैर्घ्य अथवा आवृत्ति के संगत उत्सर्जित सभी फोटान की ऊर्जा भी समान होती है। दूसरी चीज है, अगर लैम्डा व न्यू दोनों में से कोई एक समान है तो इनकी गतिज ऊर्जा भी समान होगी। तो इनकी
ऊर्जा भी समान होगी, ऊर्जा भी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है कि अगर उत्सर्जित फोटान की तरंगदैर्घ्य अथवा आवृत्ति समान है तो हर एक फोटान की एनर्जी भी क्या होगी, समान होगी। तीसरा है, जब फोटान एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी आवृत्ति जो है ये, इसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता, और इसकी स्पीड जो है वो क्या होती है, बदल जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है। ठीक है, कब, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जब माध्यम बदलता है। ठीक है, जब माध्यम बदलता है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि आवृत्ति जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, न्यू, ये क्या होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि नो चेंज, और वेलोसिटी यानी कि वेग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चौथी बात, इसकी जो एसआई यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट किसकी, फोटान की, तो इसकी एसआई यूनिट जो है वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, ये इसकी होती है एसआई यूनिट। ठीक है, और फोटान अगर हमारा रेस्ट में है, फोटान अगर क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। पांचवा है, विरामावस्था में फोटान का द्रव्यमान शून्य होता है, फोटान का द्रव्यमान शून्य होता है, यानी कि जीरो होता है, और जब यही फोटान गति करता है तो इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे देखते हैं, फोटान की जो भी द्रव्यमान होती है, यानी फोटान का जो भी मास होता है वो उसकी गति के कारण होता है। तो आइंस्टीन के समीकरण क्या कहता है, आइंस्टीन का जो समीकरण कहता है E = mc स्क्वायर, E क्या होता है, mc स्क्वायर, ये क्या कहता है, आइंस्टीन का समीकरण है। ठीक है, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण है, जहां पे m जो है, m फोटान का गतिक द्रव्यमान है। कैसा है, गतिक द्रव्यमान, क्योंकि विरामावस्था में तो द्रव्यमान जीरो होता है, गतिक द्रव्यमान। ठीक है, ये इसका गतिक द्रव्यमान है, और c जो है प्रकाश की चाल है। ठीक है, प्रकाश की चाल है। लेकिन E = और क्या होता है, प्लांक के अनुसार क्या होता है, ये आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, प्लांक के अकॉर्डिंग h न्यू होता है। क्या होता है, h न्यू, वैल्यू रख लो, तो h न्यू = क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर। तो फोटान का गतिक द्रव्यमान m बराबर क्या हो जाएगा, h न्यू बाई c स्क्वायर, h न्यू बाई c स्क्वायर, ये फोटान का क्या है, गतिक द्रव्यमान है। ठीक है, लेकिन अब इसी में हम क्या करें, सबकी जो है वैल्यू बदलते जाएं, और हमें जो है कुछ और भी चीजें जो है चेंज होती चली जाएंगी। यहां पे देखो, न्यू को हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, m = h/c स्क्वायर है, तो c में से एक c हटा लेते हैं, एक c यहाँ कर दिए, और न्यू को यहाँ ले आते हैं, तो ये न्यू फिर ऊपर चला जाएगा, यही चीज मिल जाएगा, और c/न्यू क्या होता है, लेमडा होता है। क्या होता है, c/न्यू = होता है लेमडा, तो m = क्या हो जाएगा, h/c लेमडा। ठीक है, तो फोटान का अगर हमें गतिक द्रव्यमान निकालना तो एक ये फार्मूला है, दूसरा ये फार्मूला है, और भी फार्मूले हैं फोटान के गतिक द्रव्यमान निकालने के लिए। ठीक है, और अगर हमें फोटान का संवेग निकालना हो, ठीक है, संवेग यानी कि P = संवेग, P = होता है m × v। क्या होता है, m × v, जहां पे b क्या है, वेलोसिटी है, और m जो है वो क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, वैल्यू रख लो, आंसर मिल जाएगा। और दूसरी एक और होता है गतिज ऊर्जा, फोटान के लिए गतिज ऊर्जा गुणे वेग। ठीक है, गतिज ऊर्जा कितनी होती है फोटान की, फोटान की जो गतिज ऊर्जा होती है स्टूडेंट, वो कितनी निकाला हमने अभी, वहां पे देखो, और वैसे भी यहीं पे वैल्यू रख लो, इस फार्मूले से हमें कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, हमें संवेग ही निकालना ना, तो संवेग आसानी से निकाल लो। m = क्या निकाले हैं,
h अपान सी लेमडा, h बाई सी लेमडा। और फोटॉन की स्पीड कितनी होती है लाइट के, पहली चीज लिखी गई है स्पीड के बराबर, c से c कैंसिल हो गया तो h बाई लेमडा, ये इसका क्या होता है, समवेग होता है। ठीक है, तो ये कुछ जो है आपके फोटॉन के सम कैरेक्टरिस्टिक थे, कुछ प्रॉपर्टी थे जो यहाँ पे अभी डिस्कस किए गए हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आप लोग बताइए कि थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल करवा दिया जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल भी अभी आपका 5 चैप्टर तक ही हुआ, सोच रहे 1-2 चैप्टर न्यूमेरिकल और करवा देते हैं। ठीक है, या फर्स्ट पार्ट का पूरा न्यूमेरिकल ही कंप्लीट करवा दें, तब जो है हम चैप्टर नंबर 12 और 13 और 14 यानी जो 3 चैप्टर आपके बचे हैं छोटे छोटे, उसको पढ़ाया जाए। जैसा आप लोग बोले उस हिसाब से जो है काम किया जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे सिलेबस ही कंटिन्यू रहे तो हम सिलेबस ही जो है आगे बढ़ाते हैं, और अदरवाइज न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ साथ अगर चैनल पर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।